हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। इससे पहले 7 चैप्टर हो चुके हैं, तो जिनने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं। हम लोग आज चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जानना है कि मौसम क्या है। मौसम दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन होता है वायुमंडल में, वो उसको ही मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम जो कि सर्दी, उसके बाद मार्च से मई तक जो होती है हमारी गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष मौसम रहता है जो कि वर्षा की होता है। ठीक, जून से सितंबर तक हम लोग देखें। ठीक, उसके बाद देखते हैं अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम जो कि शरद ऋतु कहलाता है। ठीक, तो ये हमारे मौसम हो गए। अब देखते हैं शीत ऋतु के बारे में। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत का जो तापमान है वह कम हो जाता है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु अगर देखें, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। ठीक, आगे अगर देखें, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है उसको देखें। आओ खेलें। ठीक, तो ये बच्चों के लिए है, बाकी इसको पढ़ने जो है नहीं। आगे देखें, उर्दू जो शब्द है, उर्दू में बारिश कहते हैं, हिंदी में वर्षा कहते हैं, मराठी में पाउस कहते हैं और बंगाली में कहते हैं बौरसा। ठीक, क्या कहते हैं? बौरसा बंगाली में। तो आगे देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी, आपको मैप में देखना है बंगाल की खाड़ी को, वो अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तो ये दोनों चीजें आपको, जो लोकेशन है वो आपको मैप में देखनी है। आपको एटलस अपना अपने साथ में रखना है। स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। ठीक, अगर समुद्र से स्थल की तरफ कोई भी पवन बहेगी तो समुद्र की जो हवाएं, जो नमी है, जो जो हवा में आ जाती है, वो साथ साथ स्थल की ओर भी आती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा वर्षा होती कैसे है। अब आगे देखें, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो जब मानसून लौटता है उस समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक, तो यानी कि जो कई वर्षों का जो एक माप होती है, ठीक, वो क्या कहलाती है? जलवायु। और मौसम क्या है? मौसम दिन प्रतिदिन के जो परिवर्तन होते हैं वो मौसम है। ठीक, तो यानी कि जो मौसम है वो एक शॉर्ट टर्म टर्म की जो चीज है, और जलवायु हो गई जो हमारे दीर्घ काल के लिए जो चीज मापी जाती है लंबे समय के लिए, वो हो गई हमारी जलवायु। ठीक, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण, ठीक, कहाँ पे है? उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, यानी कि जो कृषि है भारत की वो वर्षा पर ही निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक, ये देखते हैं, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? ठीक, फसल बिल्कुल प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर, अगर वर्षा कम होती है तो जो है कुएं का जो पानी है वो नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम है, यानी अगर वर्षा नहीं है, मानसून नहीं है, तो गर्मी का मौसम कैसा होगा? लंबा होगा। आगे देखें, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है।
इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में, ये सारे लोकेशन आपको देखनी है मैप में, एटलस में, ठीक है। द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में जो स्थित है मौसिन राम, ठीक, मौसिन राम कहाँ पे, ये आपको मैप में देखना है, में होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है, ठीक। और ये देखें, ये जो है एक पेड़ है, ये भूमि की परत है, यहाँ से हो गया 1.5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, ये 20 मीटर, ये है 40 मीटर और सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? उद्गामी परत, वितान, तरुण वृक्ष और ये झाड़ी वाली परत, ठीक। तो ये आपको देखना है। आगे देखें, प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, ठीक। जो घास झाड़ियां हैं वो मतलब उनको कोई मनुष्य लगाता नहीं है, वो अपने आप ही उग जाते हैं। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक। ये दिया गया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इस तरीके से होते हैं। देखिए किस प्रकार से घने घने वन है, ठीक। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, ये समझते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मिट्टी को बांध कर रखती हैं पेड़ पौधों की जड़ें। इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना या याद रखना है कि मिट्टी की जो आपके जो अपरदन है, मिट्टी का जो अपरदन मतलब जो जिस प्रकार से मिट्टी निकल जाती है, बह जाती है या अलग अलग हो जाती है ना, तो उसको अपरदन बोलते हैं। तो मिट्टी के अपरदन को जो पौधों की जड़ें हैं वो रोकती हैं। किस प्रकार रोकती हैं? कि वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, ठीक। आगे देखें, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ दिया गया, लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थीं। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था। उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे, ठीक। तो एक प्रकार से जो है जो वृक्ष है उनका महत्व बताया गया है कि एक जीवन से जो है किस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक। उसके आगे हम लोग देखते हैं मिट्टी को बांधना, ठीक। यहाँ ये जो जड़ें हैं इस तरीके से फैली होती हैं, तो जो जहाँ पे जो बीच बीच में मिट्टी है ये बिखर नहीं पाती, एक जगह एकत्रित रहती है, ठीक। और वनों के उपयोग यहाँ पे बताए गए हैं। वनों के उपयोग बताए गए हैं, जैसे कि लकड़ी से होती है, उससे फर्नीचर वगैरह बनता है, रबड़ प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी मिलती है। वन्य जीवों के ये जो वन होते हैं प्राकृतिक आवास होते हैं, ठीक। तो ये जो उपयोग हैं ये सब आपको देख लेने हैं। ऑक्सीजन मिलती है, शहद मिलता है, फल है, गोंद, लाख है, दवाइयां हैं, आश्रय हैं, यानी घोंसले वगैरह, घर वगैरह भी वनों से ही जो लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जो सामान प्राप्त होता है उनसे ही बनते हैं। चारा हो गया, ईंधन, ठीक, खेल का सामान, ठीक। तो ये सारे उपयोग हैं। आगे हम लोग देखें वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, ठीक। गुजरात के
गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। तो ये सारे स्टेट जो है ये भी आपको लोकेशन इनकी देख लेनी है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना, जो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रन में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये आपको जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है वो आपको देखना है कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो ये आपको चीजें देखनी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा, करैत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों का नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो ये सारी चीजें आपको मैप में देखनी है और सर्च करनी है कहाँ कहाँ पे क्या है। ठीक, तो ये वन्य जीव दिए हुए हैं। ठीक, ये बाघ हो गया, गैंडा हो गया, इस प्रकार से जो पाए जाते हैं वो। आगे देखें, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो जानवरों के जो जो बॉडी होती है जानवरों की उससे बनाए जाते हैं ऐसी चीजें। तो उसी को बताया गया है कि इस प्रकार की चीजें अगर कोई खरीदेगा नहीं तो वो बिकेंगे भी नहीं और उन पे जो है नियंत्रण लगाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो ये तथ्यात्मक जानकारी है कि अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है वो वन्य जीव सप्ताह होता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, किस प्रकार से जानवरों का को मारा जाता है वो सब चीजें दी गई हैं। ठीक, अब ये देखते हैं, यहाँ पे वही क्वेश्चन है। ठीक, प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल बतख, करलियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से। ठीक, तो आपको ये देखना है आर्कटिक प्रदेश कहाँ पे है। 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न है जिनको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, तो इसको अभ्यास कर सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। तो ये जो चैप्टर है ये हो गया हमारा खत्म। और यहाँ पे कुछ देश और स्टेट और उनकी राजधानियां दी गई हैं, राज्य और राजधानियां, इनको भी आप पढ़ सकते हैं और ये तो आपको याद ही होगा। फिर भी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, तो ये वाला चैप्टर हो गया हम लोग खत्म। इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री की क्लास 7th की एनसीईआरटी। ठीक, तो ये जो ज्योग्राफी वाली है वो हो गई है खत्म और इसके बाद 7th की एनसीईआरटी शुरू करेंगे हिस्ट्री की और पॉलिटी की, फिर ज्योग्राफी की, फिर से उसका ज्योग्राफी का नंबर आएगा बाद में। अब हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे किसकी? 7th क्लास की। ठीक, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।